नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज 80% नहीं, आज टुडे एग्जाम आपको 100% क्वेश्चन मिला के दिया है। और यूट्यूब के इतिहास में या मैं कहूं कि जनरल कंपटीशन के वर्ल्ड में ये पहला चैनल है जो पहले ही टाल ठोक के बोलता है कि आपको जो है 80% से आगे क्वेश्चन मिला के दूंगा। लेकिन आज तो बवाल ही हो गया। आज 95% क्वेश्चन, अगर टाइम मैगजीन मोदी साहब वाला क्वेश्चन छोड़ दे तो 24 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे मिला के दिया एक सिंगल PDF से। ठीक है भाई, तो चलिए देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आज 9 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए यहाँ पे पूरे टोटल के टोटल क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं है। तो 2500 क्वेश्चन आपको देखना है। इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट जरूर कर लेना है। जो कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना उनको मैं 10 से 12 क्वेश्चन गिफ्ट करता हूँ। जाओ बना के आओ, पास हो जाओ, बन जाओ साहब। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न है, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? कल शाम को कराया हूं, 2001 में दिया गया था। कब दिया गया था भाई? 2001 में दिया गया था। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय को याद रखना, पंडित रविशंकर। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार से संबंधित है। एल्बम का नाम क्या था? अगर अंदर घुस के पूछे तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए मिला था 1968 में। ठीक है, पंडित रविशंकर 5 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। कितने? 5 ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। अगर पंडित रविशंकर का घराना पूछ दिया तो क्या करोगे? चुपचाप आओगे? नहीं, बना क्या ना बोलना, बनारस घराने से थे। ठीक है भैया। इसके अलावा भारत के प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता कौन थे? भानु अथैया मैडम, है ना। ये कब जीती थी? 1983 में, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तन्वी शाह। किस लिए जीती थी भाई? फिल्म स्लम डॉग मिलीनियर में वो गीत था जय हो, उनको स्पेनिश रूपांतरण करने के लिए जीती थी। ग्रैमी अवार्ड 2024 कितने भारतीयों को दिया गया है? 5 भारतीयों को दिया गया है। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ये आपके हॉट टॉपिक रहेंगे आने वाले समय के लिए। क्योंकि करंट अफेयर 2024 का भी पूछा है कि भाई आपका जो है मंत्रालय में अमुक मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोदी के मंत्रिमंडल 3.0 से क्वेश्चन जो बदल गए वो जरूर पूछे जाएंगे, और पूछ दिया गया है ना। तो जो 5 ग्रैमी अवार्ड मिला है, ये जाकिर हुसैन साहब तबला वादक से संबंधित है, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया साहब, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और तबला वादक सेल्वा गणेशन विनायक राम। इन 5 को जो है 2024 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित करा गया है। ठीक है भाई। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब को 2024 में अगर आपसे पूछेगा कि एक साथ कितने ग्रैमी अवार्ड मिले, तो 3 ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। पिछले साल यानी 2023 में आपको किनको ग्रैमी अवार्ड मिला था भारतीयों को? कुछ याद है? याद है क्या कुछ आपको? रिकी केज, है ना। किनको याद था भाई? किनको भाई याद था? ये रिकी केज को मिला था पिछले साल। कौन से एल्बम के लिए? डिवाइन टाइट्स के लिए। कौन सा एल्बम के लिए? डिवाइन टाइट्स के लिए। रिकी केज को पहली बार कब ग्रैमी मिला था? 2015 में। कौन से एल्बम के लिए? विंड्स ऑफ संसारा के लिए। एक एक बात ध्यान रखेंगे, काम बनती जाएगी। देखिए इनके अलावा जो है जो आपका जाकिर हुसैन साहब है, इन्हें 2023 में पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो ये बात भी याद रखेंगे। ये जो है तबला के मशहूर वादक हैं और अल्लाह रखा साहब के पुत्र हैं। भारत रत्न से सम्मानित जो 6 गो म्यूजिशियन हैं, इनका नाम देख लेंगे। एम सुब्बा लक्ष्मी सबसे पहले 1998 में मिलती है इनको भारत रत्न। ये किससे जुड़े हुए हैं? कर्नाटक संगीत से। कर्नाटक संगीत में कितने स्वर होते हैं? कहेंगे 12 स्वर होते हैं। और कर्नाटक संगीत का क्षेत्र कौन कौन सा होता है? तो ये वाला क्षेत्र होता है आंध्र प्रदेश, है ना। इसके अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये तक कर्नाटक संगीत है। बाद बाकी इंडिया में कौन सा संगीत? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, है ना। पंडित रविशंकर को कब मिला था भारत रत्न? 1999 में। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान जो आपका शहनाई से संबंधित थे, दोनों को एक साथ कब मिला था? 2001 में मिला था। इनके अलावा पंडित भीमसेन जोशी को कब मिला था? 2008/2009। ये दोनों में से कोई एक ही लिखा रहेगा। भूपेन हजारिका साहब को कब मिला था? 2019 में मिला था। अच्छा, भूपेन हजारिका साहब का क्या उपनाम है? सुधा कंठ। क्या कहते हैं इसे? सुधा कंठ या अमृत कंठ कहते हैं। किसे? भूपेन हजारिका साहब को, असमिया गायक। इनके अलावा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार का किसे दिया गया है? सुरेश बाडकर को दिया गया है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन टॉप पे रहेगी। लता मंगेशकर पुरस्कार कौन से 2 स्टेट देते हैं? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों को ध्यान रखना है। बाद बाकी अगर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 अगर आपसे पूछता है तो अमिताभ बच्चन आंसर होगा। ठीक है भाई, ये दोनों को ध्यान रखेंगे। इनके अलावा लता मंगेशकर पहली गाना किस भाषा में गाई थी? मराठी भाषा में। कौन सा पिक्चर का वो नाम था या एल्बम का नाम था? कितनी हसाल, है ना। कितनी हसाल, कितना हंसोगे, है ना। इसके अलावा इंदौर में इनका जन्म हुआ था 1929 में। ध्यान रखेंगे। लता मंगेशकर 2022 में इस दुनिया को छोड़ दी। इनके अलावा रॉयल एल्बर्ट जो हॉल लंदन के अंदर है, वहां पे गायन कार्य करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये लता मंगेशकर है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना भैया, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आज जो कंटेंट खरीदने आ रहे हैं तो कोई भी वार्तालाप न करें, सिर्फ पेमेंट करें और स्क्रीनशॉट डालें। हो सकता है कि 4-5 मिनट लग जाए मुझे जवाब देने में, मैं अकेला ही हूं, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है दादा बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुझे तो तीखा लग रहा है ये भैया मुंबई में। कितनी बार बताया, इससे कुछ भी आपसे पूछता जी कि पहला अध्यक्ष कौन था तो आप छोड़ते जी। आर ग्रैंट गोवन का नाम कितने बार हम मेरे मुंह से सुने हैं? सच सच बताइएगा। आर ग्रैंट गोवन। आज मुझे रोना और हंसना दोनों आ रहा है, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं साहब बन जाते हो? ठीक है भाई, तो ये है मुंबई। इसके अलावा बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ये क्या कराता है? जो भी घरेलू श्रृंखला है हमारा, है ना, उन्हें जो है कंडक्ट कराता है। घरेलू श्रृंखला कौन कौन सा भैया, है ना? रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, है ना, ये सब कौन करवाता है? बीसीसीआई करवाता है भाई। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिनी है। कौन है भैया? रोजर बिनी है। और इनके जो आपका सचिव थे जैसा, उनका कहां प्रमोशन हो गया है? अब वो आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे, ग्रेग बर्कले का स्थान लेंगे जो न्यूजीलैंड के पहले थे, है ना भैया, ध्यान रखना है। साई की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। ये साई नहीं है, ये है भैया स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना होती है 1984 में। और इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? क्रिटिकल क्वेश्चन, तो बोलना इनमें पीएम अध्यक्ष होता है। जैसे योजना आयोग या फिर नीति आयोग में अध्यक्ष कौन होता है? पीएम ही होता है। उसी प्रकार से एसएआई के अंदर भी, है ना, अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम ही होते हैं। तो ये भी ध्यान आपको रखना ही रखना पड़ेगा, है ना भाई, है ना। इनके अलावा आईओसी, आईओसी क्या होता है? इंडियन ओलंपिक कमेटी। इनकी स्थापना कब होती है? 1927 में। और किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दोराबजी टाटा साहब के द्वारा। और दोराबजी टाटा ही इनके प्रथम अध्यक्ष भी थे, है ना। इनके अलावा वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा मैडम। अब पीटी उषा मैडम से और क्या क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई आईओसी के अंदर पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भी पीटी उषा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ब्रिटिश काल का पहला गोल्फ कोर्स कौन सा है? जिस दिन हमने आपको डुरंड कप बताया था, है ना, उसी दिन मैंने ये भी बता दिया है। ब्रिटिश काल का पहला गोल्फ कोर्स जो है ये आपका रॉयल गोल्फ कोर्स है। अगर इससे भी पहले का पूछता है तो रॉयल ब्लैक होगा, लेकिन उनको जो है पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं किया गया था, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये आपके ऑप्शन में होगा। इनके अलावा जो रॉयल गोल्फ कोर्स की स्थापना 1829 में किया गया था। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब आने वाले शिफ्ट के लिए बीबीआई कर ले बीबीआई कर ले भैया, तो ये 1889 में हुआ था। मोहन बागान की स्थापना, किसकी? मोहन बागान की। ये सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। इनके अलावा भारत में सबसे पुराना घरेलू क्रिकेट का कौन सा भैया? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी की स्थापना 1934 में हुआ था, रणजीत सिंह के नाम पे रखा गया है। तो ये बात भी आपको रखना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है ना भैया। इनके अलावा फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन सी है? डुरंड कप है। कौन सी है? डुरंड कप जो है ये फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। 1888 में स्टार्ट होता है। भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट अगर कल होके कोई पूछ दे तो क्या करोगे? बेटन कप बता देना चुपके से, है ना, बेटन कप बता देना कि भाई ये सबसे पुरानी है 1895 में। अरे अभी तो रुको, यही नहीं रुकना है। अगर आपको पूछे कि भाई सब ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे पुराना कौन सा है तो कहें विंबलडन की स्थापना कब हुई थी? कोई बच्चा 1877 में। कब हुआ था? 1877 में हुआ था। और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सबसे नवीन कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 वाला। तो ये दोनों बात ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछे तो 1975 50 ओवर वाला, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछे तो 1973 50 ओवर वाला, पुरुष टी20 पूछे तो 2007, महिला टी20 पूछे तो 2009, अगर अंडर 90 महिला टी20 वर्ल्ड कप पूछे तो 2023। अरे कहां जाओगे? ओलंपिक पूछे तो 1896, है ना। ये सब ध्यान रखना है बेटा, काम बनेगी। चलते हैं आगे। भारत का पूर्ण रूप से स्थापित कुतुब गोल्फ कोर्स का स्थापना 2000 में हुआ था, जिसे 2002 में, है ना, सार्वजनिक किया गया था, जो दिल्ली के अंदर है। तो इसमें से कहां छूटेगा क्वेश्चन बताओ। चलते हैं आगे। दाल का सबसे बड़ा उत्पादन पूछा है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। राजस्थान। राजस्थान जो है, अगर, क्योंकि मुझे लग रहा है राजस्थान ही आंसर होगा, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि भाई 2022 में एक स्पेसिफिक टाइम आया था जब दाल चढ़ गए थे राजस्थान के अंदर। अभी वर्तमान में अगर पूछा होगा, वर्तमान शब्द लगा होगा तो फिर मध्य प्रदेश आपको आंसर देना है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का ओरिजिनल लैंग्वेज क्या था। ठीक है भाई। कपास का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, तो ये आपका गुजरात है, कई बार पढ़ाए हैं और आने वाले शिफ्ट में इसे रख भी लेंगे। कपास का उत्पादन आपका महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, कपास का सबसे पहला मिल जो है महाराष्ट्र में लगाया गया था। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र को पछाड़ के उत्तर प्रदेश बन गया था पिछले वित्तीय वर्ष में, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल राज्य है। भारत में जूट की फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगा? रिसरा में 1855 में लगा था। जूट कैसा खरीफ का फसल है, बारिश की आवश्यकता होती है, इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। देखिए मेरा यही मतलब स्पीड है, आपको थोड़ा कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एनालिसिस है भैया, कौन देखेगा अगर लेट डालूंगा तो। और आप लोग इतने तो हम आप पे दया करते नहीं हो कि बाद में भी देख सकते हैं। कोई लाइक तो करता ही नहीं यार, जबकि मैं 100% क्वेश्चन मिला के देता हूं भाई, है ना। वर्तमान समय में भारत के सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान है। वर्तमान में पूछेगा तो ठीक है। वैसे जो अग्रणी राज्य में खाली पूछता है कि कथन के अनुसार में कभी कभी क्या कर देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट उत्पादक राज्य नहीं है, तो जो उत्पादक राज्य है राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पोर्टलैंड
सीमेंट का आविष्कार कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1824 में ब्रिटेन में किया गया था, उनका नाम था जोसेफ आस्पदीन, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में, जोसेफ आस्पदीन के बारे में। भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कब लगाई गई थी? 1904 में। कहां पे? चेन्नई के अंदर। लेकिन ये सफल हुआ था क्या? नहीं सफल हुआ था। क्या हुआ था सर? सफल नहीं हुआ था। तो फिर सफल वाला कहां लगाया गया? पोरबंदर में, गुजरात के अंदर, उसी वर्ष 1904 में ही लगाया गया था। वर्तमान में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा राज्य करता है। लौह अयस्क का उत्पादन, बॉक्साइट भी हो जाएगा यहाँ पे, उड़ीसा में ही होता है ना। उड़ीसा में वो बादाम पहाड़ी जगह है, वहां से लोहा का खनन वर्तमान में सबसे ज्यादा होता है। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में मध्य प्रदेश करता है। कोयला का सबसे अधिक उत्पादन वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य करता है। लेकिन याद रखना, अगर कोयला की भंडारण कहेगा ना तो झारखंड आंसर कीजिएगा, न कि छत्तीसगढ़। उत्पादन और भंडारण में फर्क होता है। बिहार में प्रांतीय सभा का गठन कौन किया था? अरे बीएसएससी का क्लास देख ले, रेलवे का क्लास देख ले, सब जगह बता दिया हूं। तो ये सहजानंद सरस्वती कौन किए थे? सहजानंद सरस्वती किए थे। इनके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन सहजानंद, स्वामी सहजानंद, या माफ कीजिएगा, ये जो अखिल भारतीय किसान सभा उल्टा लिखा गया, सरस्वती इधर होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी आप समझ गए, 1936 लखनऊ में किए थे। एनजी रंगा इनमें सचिव रहे थे, एक रंगा साहब थे, ये भी सचिव रहे थे अखिल भारतीय किसान सभा में, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद किए थे, कोलकाता के अंदर किए थे। मित्र मेला और अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने किए थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा लठमार होली पूछ रहा है, कितनी बार पूछेंगे भैया ये लठमार होली? ये आपका उत्तर प्रदेश में होता है लठमार होली, है ना। चरकुला डांस है, वो चरकुला डांस पूछता है आपका, ये भी उत्तर प्रदेश का है दादा। एक आपका कथक नृत्य है, अगर पूरा इंडिया है तो ठीक, उत्तर इंडिया, नहीं तो उत्तर प्रदेश से काम चला लेंगे। कजरी कल बताया था, बारिश के समय गाई जाती है, उत्तर प्रदेश में होती है। सोहर, जब बच्चा लल्ला का जन्म होता है उत्तर प्रदेश में, तो सोहर लोग गाते हैं, है ना, ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का है भैया। इसके अलावा जब लठमार होली आ गया तो मसाने होली, आपने गाना भी सुना होगा, होली खेले मसाने में, ये कहाँ होता है? बनारस में होता है ना, मणिकर्णिका घाट के पास। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य राज्य जहाँ के त्योहार और नृत्य को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। असम का देवगानी, बिहू, बिछुआ, नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल, बगुरम्बा, नागा, खेल गोपाल, तबल चुंगली, डांगी, होवन जाए, ओजापाली नृत्य, ये सभी के सभी आपको कहाँ पे मिलेगा भाई साहब? असम के अंदर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मेघालय, लाहो, बांग्ला, सादसुक, मैनिन्स, नोंग क्रेम, बेदनी, खलम, ये कहाँ पे मिलेगा? मेघालय के अंदर मिलेगा, ध्यान रखेंगे। नागालैंड के अंदर बांस नृत्य बनेगा, रंगमा मिलेगा, चांगलो मिलेगा, नागा डांस मिलेगा, कुकी डांस मिलेगा, सुआ लूला मिलेगा, ये कहाँ पे मिलेगा? नागालैंड के अंदर मिलेगा। मिजोरम में चेराव नृत्य मिलेगा, खुल्लम, चैलम, है ना, ये सब आपका मिजोरम के अंदर मिलेगा। भूतकोला, यक्षगान, हुटरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी, बीरगस्से, बीरगस्से भी लिख लेना यहाँ पे, बीरगासे दशहरा के समय, ये सब के सब कर्नाटक के अंदर होता है ना। कर्नाटक के अंदर एगो कमल, ठीक है, ये तो ठीक है जाएगा। भूतकोला, और इसे भूत आराधना भी कहते हैं, उसे ही ठीक है। तेलंगाना के अंदर पेरनी शिव तांडवम, गुसाडी, बोमुलता, बोनालू, बथुकम्मा इत्यादि जो है तेलंगाना के अंदर लगाया जाता है। इनके अलावा, है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये जो है कुछ न कुछ जरूर ठोकेंगे, क्योंकि दुनिया जो है अच्छा काम करने वाले की टांग खींचते जरूर हैं। करगम, कोलाट्टम, ये सब तमिलनाडु में करते होता है। त्रिपुरा में होजीगरी, ममिता, गरिया, ये सब त्रिपुरा के अंदर होती है ना। खर्ची पूजा का नाम एगो महोत्सव है जिसमें 14 देवी देवता की पूजा होती है, ये भी त्रिपुरा को ही रिलेट कर लेना। मध्य प्रदेश में 13 ताली, राजस्थान में भी होगा, अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो माच, मटकी, आड़ा, खरा नाच, फूलपति, गिरिडा डांस, सेला भदोनी, जवारा राय, ये सभी के सभी जो है कहाँ पे होता है? मटकी भी लिख लेना, मटकी नहीं लिखा है इसमें, मटकी भी लिख लेना, ये मध्य प्रदेश के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के अंदर होता है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश में यहाँ पे चरकिला, है ना, कजरी, रसलीला, नौटंकी, झोरा, जैपली, जैता, ये सब उत्तर प्रदेश में, ये एक्चुअली नृत्य है, ये त्योहार नहीं है, नहीं तो लठमार होली भी होता। जम्मू कश्मीर हफीजा, रऊ, डोंगरी, कूडो, बच्चा नगमा, दुमहल, मदसाज, दमली, हिक्कत। जरूरी नहीं है कि एक बार त्योहार पूछा तो अगली बार भी त्योहार पूछोगा, इसलिए मैं नृत्य करवा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा आपका ई बुक का लुक, इसे पढ़ लीजिए और साहब बनिए, ये साहब बनाने की जो है ग्रंथ है। इसके अलावा आत्मीय सभा का फाउंडर पूछा है, एक बच्चा बोल रहा है प्रार्थना समाज का फाउंडर पूछा है। दोनों में से कोई भी पूछा होगा तो ये टुडे एग्जाम है बेटा, यहाँ से नहीं लोगे तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा आत्मीय सभा का। प्रार्थना समाज का हम आगे फैक्ट में आपको बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखिए ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन राय, 1828 में कोलकाता में। इसके अलावा आर्य समाज के फाउंडर कौन है? दयानंद सरस्वती, 1875 आपका आर्य समाज का सही है, महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन है? ज्योतिबा फुले, कब? 1873, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है ना?
1867 आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे के प्रयास, दोनों के प्रयास से किया गया था। ये भी कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में। विधवा पुनर्विवाह संघ, विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कहेगा तो महादेव गोविंद रानाडे, लेकिन खाली विधवा पुनर्विवाह है ना, जो अधिनियम है ये कहेगा तो 1856 होगा, और संघ कहेगा तो 61 होगा। जो अधिनियम है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से रिलेट है, और जो संघ वाला बात है ना वो महादेव गोविंद रानाडे के नाम से रिलेट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी के पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुले है, जो मराठी भाषा में लिखा गया था, जो मराठी भाषा में लिखा गया था, है ना। इनके अलावा जो है आपका, है ना, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार किसे कहते हैं, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अरे कुछ भी पूछने दो, आर्टिकल 32 आंसर हो जाएगा। एक बच्चा बता रहा है कि आर्टिकल 32 किस भाग में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो भाग 3 होगा। कुछ भी पूछे यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सबका आंसर दूंगा। फंडामेंटल राइट अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, जिसे 12 से 35 के आर्टिकल के बीच में रखा गया है, और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है दादा? तो 6 मौलिक अधिकार है। ये 6 मौलिक अधिकार आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं? 14 से 18 अगर आप बात करें तो समानता के अधिकार होते हैं, हालांकि इनके अलग अलग है। 14 में समता का अधिकार, 15 में जाति धर्म लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कोई। इनके अलावा जो है आपका, है ना, इनके, एक मिनट रुक जाइएगा जरा, मेरे घर से फोन आ। इसके अलावा जो 16 में है लोक नियोजन के मामले में समता का अधिकार, 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। 14 से 18 समता में रखते हैं, 19 से 22 कैटेगराइज करते हैं, स्वतंत्रता का है। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 आपके बलात् श्रम पे रोक और 24 जो है बाल श्रम पे निषेध बताता है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक हित है। आपको बताया था कि 20 और 21 आर्टिकल किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा भैया, नहीं तो काम न बनेगी। इनके अलावा बाघ परियोजना बताया गया है 1973 में, कल शाम को भी बात करा था, परसों भी बात करा था, जब बाघ की काउंटिंग मैंने बताया था कि कितने बाघ काउंट किए गए हैं इंडिया के अंदर, तो 1973। मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है, यहाँ पे बाघ लिखा है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को समझिए साहब। बाघ साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइगरिस है। क्या है भैया? पैंथेरा टाइगरिस जो है ना। इनके अलावा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में, ये ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर 1993 नहीं, 92 कर लेंगे, इसे 92 कर लेंगे सर, 99992 कर लेंगे सर, है ना, 92 कर लेंगे सर। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था साहब। भारत की सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है सर, सबसे कम वन हरियाणा राज्य में स्थित है सर, है ना, ये ध्यान रखेंगे। वन की सर्वेक्षण कितने साल पे होते हैं इंडिया के अंदर? 2 साल पे होते हैं, और भौगोलिक स्थिति के अनुसार भारत को जो है मतलब बैलेंस रहने के लिए कितने प्रतिशत वन होनी चाहिए? तो 1/3 यानी 33.3% भाग पे होनी चाहिए, जो अभी कितने हैं? 24.62% भाग पे वन है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून के अंदर है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है 2024 मोदी के मंत्रिमंडल से कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में मंत्री कौन है वर्तमान में? मैं बता दिया हूं, जिनके पत्ता बदले हैं उन्हीं को ज्यादा पूछा जाएगा। जैसे चिराग पासवान को आपको पूछा जाएगा, जितेंद्र सिंह को पूछा जाएगा, गिरिराज सिंह पहले पंचायती मंत्री थे, अब उनके जगह पे जो नए पंचायती मंत्री आए हैं उनको आपको पूछा जाएगा। तो ये सब कब सीखोगे, है ना। चलते हैं आगे। ये जो मंत्रालय वाला पीडीएफ है टेलीग्राम पर भी दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहां से भी सर्च करके ले सकते हैं। अभी कोई बच्चा 2 स्लाइड करेगा, बोलेगा नहीं है, फिर आके इधर मैसेज करेगा, इसीलिए कुछ बताता भी नहीं रहता हूं, है ना। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा। कौन है भैया? दीनबंधु मित्रा। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्रा है नील दर्पण के लेखक, है ना। संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी के लेखक राजा राम मोहन राय। इसके बारे में अभी ऊपर में मैंने आपको बताया है कि राजा राम मोहन साहब जो है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने करा था, ठीक है। इनके अलावा सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज को जो है एस्टैब्लिश किए थे, इनको भी ध्यान रखना है ना। इनके अलावा नीचे क्या है? सत्यशोधक समाज हो गया 73 में, है ना। इनके अलावा आप यहाँ पे जो नील दर्पण के लेखक हैं इनसे संबंधित कुछ और पुस्तक यहाँ पे देख लेंगे। इंदिरा गांधी के बहुत सारे पुस्तक है जो मैं बता रहा हूँ, बता क्या दिया हूँ, याद भी करवा दिया हूँ, है ना। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इनके अलावा एथिकल रिलीजन, हिंद स्वराज, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन जो गुजराती समाचार पत्र था। इसके अलावा नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, माई ट्रूथ इंदिरा गांधी की किताब है। जवाहरलाल नेहरू की किताब क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व के इतिहास, है ना, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मेन ऑन बेसबॉल। अटल बिहारी वाजपेयी, मेरे 51 कविताएं। सरोजनी नायडू, गोल्डन थ्रेशोल्ड, है ना, द टाइम ऑफ सॉन्ग, लाइफ एंड द डेथ ऑफ द स्प्रिंग, इस प्रकार की किताब है। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी सरोजनी नायडू की किताब है। ममता बनर्जी, है ना, इनके किताब पूछे जा सकते हैं। मे अनफॉरगेटेबल मेमोरी। शीला दीक्षित, सिटीजन दिल्ली इज माई लाइफ ऑफ टाइम। यशवंत सिन्हा, इंडिया अनमेड। हामिद अंसारी, सीजीटन एंड सोसाइटी। मनमोहन सिंह, चेंजिंग
इंडिया, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। बाद बाकी एग्जाम वॉरियर मोदी साहब का किताब भी है जो काफ़ी पूछा जाता है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगला प्रश्न पूछा गया था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं, है ना। तो हाई कोर्ट जो है आपका रीट जारी करती है 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इंडिया में कोई भी कोर्ट से क्वेश्चन आपसे पूछे, है ना भैया। देखिए सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा 124 में है, हाई कोर्ट की चर्चा 214 में है, और 124 को 2 को 1 को पहले लिख देंगे तो 214 हो जाता है मेरे ख्याल में, ये ट्रिक भी बताया हूँ, ठीक है। देखिए रिकॉर्ड अभिन्यायालय सर्वोच्च न्यायालय 129 के अनुसार होता है और हाई कोर्ट जो है 215 के अनुसार रिकॉर्ड अभिन्यायालय होता है। अब ये रिकॉर्ड अभिन्यायालय क्या होता है, अनुसरण करने की, जैसा समझ लीजिए कि जैसा ऊपर वाला कर रहा है नीचे वाला करेगा, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सुनाता है किसी मामले में उसका कॉपी पेस्ट हाई कोर्ट कर सकता है, समझिएगा यही रिकॉर्ड न्यायालय होता है। आपको ज्यादा जो है ना एलएलबी तो करनी नहीं है, एग्जाम पास करनी है ना। इनके अलावा देखिए ये आपका 214 हाई कोर्ट है, 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करते हैं, 32 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं। आर्टिकल 32 को हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इसे जो है ये संविधान का आत्मा भी माना है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है या फिर तबादला ट्रांसफर है ये कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। और हाई कोर्ट में जो भी जज हैं उनकी रिटायरमेंट की एज कितनी होती है दादा, तो 62 वर्ष होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज कितनी होती है, तो 65 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की हाईएस्ट नंबर कितने हो सकते हैं, 34 हो सकते हैं, 33 + 1 हो सकते हैं। 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में सीजीआई कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, भारत के 50वें सीजीआई हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। और 65 वर्ष यहाँ पे जो है रिटायरमेंट की एज होती है। भारत में सुप्रीम कोर्ट का गठन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू 1774 में पहली बार कोलकाता के फोर्ट विलियम में किया गया था। बाद में क्या होता है, आपका जो आधुनिक सुप्रीम कोर्ट है ना ये तो 1950 में गठन हुआ है भाई, ये तो बहुत लेटेस्ट है। जो पुराने वाला बात कहेगा तो 1774 में होगा। भारत में संघीय न्यायालय का गठन 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था, है ना भाई। भारत में हाई कोर्ट का गठन एक साथ है ना 3 जगह किया गया था, कलकत्ता, बंबई और आपका इधर कौन सा भैया, मद्रास, ये 1862 में करी गई थी। वर्तमान में इंडिया में 25 हाई कोर्ट है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति संबंधित चुनावी विवाद कौन निपटाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय निपटाता है। सर्वोच्च न्यायालय में जज बनने वाली प्रथम महिला कौन है, फातिमा बीबी, जो अब हमारे बीच नहीं है, इसे पद्म भूषण दिया गया है, लेटेस्ट वाला ध्यान रखिएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाली प्रथम महिला कौन है, लीला सेठ, कौन से हाई कोर्ट में, जो है आपका हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। महेंद्र बर्मन किस वंश से संबंधित भैया, पल्लव वंश से। कल भी बात की है, परसों भी बात की है महेंद्र बर्मन के। और कांचीपुरम जो जाता है, सॉरी कांचीपुरम जो हर्षवर्धन जाता है, नरसिंह बर्मन, ये भी इन्हीं वंश के थे। यही क्वेश्चन को रिलेट करके इन सबको लपेटता हूँ। पुलकेशिन द्वितीय, है ना, ये भी बताते रहते हैं बार बार कि भाई इन सबको पूछा जाता है। ध्रुव राष्ट्रकूट का, इनको भी पूछा जाता है ना। मत विलास प्रहसन का नाम सुने हैं, इन्होंने ही लिखा है महेंद्र बर्मन ने। किसकी कौन सा किताब लिखे भैया, मत विलास प्रहसन, कहीं पे लिखा होगा, यहाँ देखिए मत विलास प्रहसन, ये किताब का नाम है, ये लिखे हैं महेंद्र बर्मन, प्रथम जो चालुक्य वंश से, सॉरी माफ कीजिएगा, पल्लव वंश से संबंधित है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, राजधानी इनकी कांचीपुरम हुआ करता था। पल्लवों में जो एगो शासक हुए नरसिंह बर्मन प्रथम, तो इन्हीं के काल में जो है आपका ये आए थे, हर्षवर्धन दक्षिण भारत की यात्रा किए थे, ये इस वाले स्लाइड में है। नरसिंह बर्मन प्रथम के काल में हर्षहेनसांग ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी। पल्लवों में नरसिंह बर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को भी हराया था, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखेंगे। और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो ये जो क्लू है ना, ये आपको याद रखना है, काम आवेगा, लिंकिंग के काम करता है ये सब। देखिए जो नरसिंह बर्मन प्रथम है, इनको एगो उपाधि दिया गया था, बातापी कोंडा, है ना। एगो गंगोई कोंडा चोला होता है जो चोल वंश की उपाधि है, ये है बातापी कोंडा, भूलना मत, है ना। अन्य शासक नंदी बर्मन, अपराजिता, ये सब जो है आपका इसी वंश के हुए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा, इनकी राजधानी मनखेत हुआ करता था। इनके अलावा तमिलनाडु की वर्तमान सीएम पूछ दिया है, ये रहा आपका तमिलनाडु की सीएम, स्टालिन साहब होते हैं, है ना, स्टालिन साहब होते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, चंद्रबाबू नायडू, ये मंत्रिमंडल में आने के बाद बने हैं। इनके अलावा नहीं, पहले से। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, असम श्री हेमंत बिस्व शर्मा, बिहार श्री नीतीश कुमार 9वीं बार बने, छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साई, है ना। इनके अलावा दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल, गोवा श्री प्रमोद सावंत साहब, गुजरात श्री भूपेंद्र पटेल साहब, हरियाणा श्री नायाब सिंह सैनी, इन्हें पूछेगा अगले शिफ्ट में, लिख लो, काली जवान वाले बाबा का एक बोटी, है ना, हरियाणा का पूछेगा। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये गायक नहीं है भाई, ये अलग है। झारखंड हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन के बाद में कल भी बात किया था इसका। कर्नाटक श्री सिद्धारमैया, कांग्रेस की सरकार है, यहाँ की जो भी योजना होगा इनको ध्यान रख लेना, कर्नाटक वाली। केरल श्री पिनरई विजयन, मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव, महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे साहब, मणिपुर एन बी के बीरेन, मेघालय कॉनराड
संगमा, मिजोरम लाल दहुमा की पार्टी जीते हैं, ये ऑफिसर थे पहले, इनको भी ध्यान रखेंगे लाल दहुमा को मिजोरम में। नागालैंड नेफ्यूरियो, ओडिशा जीतन मोहन चरण मांझी, अभी जो है नवीन साहब का कार्यकाल खत्म हो गया, पहले बीजेपी सरकार बने उड़ीसा में, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, है ना, मांझी साहब को। इनके अलावा भजन लाल आपका राजस्थान का है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, या तो ये क्वेश्चन पूछा है, या फिर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। मैं 100% कह सकता हूँ जीर्णोद्धार पूछा होगा। सुदर्शन झील का निर्माण कहेगा तो चंद्रगुप्त, लेकिन अगर जीर्णोद्धार कहेगा तो रुद्रदमन प्रथम, ठीक है। और अगर सेकंड जीर्णोद्धार कहेंगे, क्योंकि भाई फिर से समुद्रगुप्त भी इन पे काम किया था, ठीक उसी के जैसा जैसे ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी, इल्तुतमिश ने बनवा दिया, है ना, और फिरोज तुगलक ने इसकी ऊपर का फ्लोर बना दिया, तो इनमें भी 3 आदमी का नाम आता है। वैसे भी यहाँ भी 3 आदमी का नाम आता है। भाई चंद्रगुप्त साहब जो है इन्होंने स्थापित करवा दिए, है ना, लेकिन रुद्रदामन प्रथम इन पे जो है मतलब रिजुविनेट करवाया, और पुनः रिजुविनेट जो है स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। मुंद्रा पोर्ट पूछा जाता है, गुजरात में है मुंद्रा पोर्ट, है ना, कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है मुंद्रा पोर्ट, है ना। इनके अलावा भरहूत स्तूप, ये कहाँ पे है, सतना में है। सतना कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है ना, सतना में ही, सतना के पास ही आपको मैहर मिलेगा, जहाँ मैहर वाली माता होती है। विश्व मोहन भट्ट को 1994 में कौन सा अवार्ड दिया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रुद्रबीना, कौन सा भैया, रुद्रबीना जो है विश्व मोहन भट्ट को आपका जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया था, रुद्रबीना से संबंधित है 1994 में, इन्हें ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड 2024 में 5 जन के जो दिए गए हैं, ऊपर मैंने बता दिया था, फिर से यहाँ पे रखे हैं, एक बार फिर से लुक मार लीजिए। जाकिर हुसैन साहब, राकेश चौरसिया बांसुरी से, शंकर महादेवन ये गायक हैं, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, और तबला वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। इनमें गणेश बहुत ज्यादा है, हर 3 जगह गणेश है, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो इनको थोड़ा अच्छे से जो है एब्जॉर्ब कीजिएगा। टाइम मैगजीन के द्वारा 2021 में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसर आदमी कौन है, इन्फ्लुएंस्ड पर्सन कौन है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, लेकिन अब तक जितने क्वेश्चन आपने देखा सब बताया हूँ, और आगे जो भी देखोगे सब बताया हूँ, है ना। आज मुझे वास्तव में रोना आ रहा है कि एक ऐसा बच्चा, या मैं बच्चा ही हूँ, टीचर तो हूँ नहीं मैं, है ना, कि आपको पहले ही बता देता है कि भाई आप पढ़ लो पास हो जाओगे। कोई भी पेड क्लास जो 1999 का होगा, ये भी नहीं आपको इस लफ्ज में बताएगा कि आप पढ़ो, आपको मैं इतना करके दूंगा, लेकिन मैं देता हूं ना, तो आप वीडियो को लाइक करते हो, अगर जो है न तो मन से आप पढ़ते हो, ठीक है, और कंटेंट जो बच्चे लेते हैं शायद वो मन से पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो ये है आपका नरेंद्र मोदी साहब। अब देखिए टाइम मैगजीन के बारे में मैंने बताया था कि 2022 में नॉमिनेट होने वाले अभिनेता शाहरुख खान थे, इनको भी ध्यान रखना। टाइम मैगजीन 2024 के लिए 100 शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में 4 भारतीय मूल के हैं, साक्षी मलिक, आलिया भट्ट, अजय सिंह बंगा जो विश्व बैंक के हेड हैं, और सत्या नडेला, है ना। तो ये चारों आदमी को याद रखना। अगर फिल्म हीरोइन कहेंगे तो आलिया भट्ट आंसर हो जाएगा। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर जो लेटेस्ट वाला है, ये टेलर स्विफ्ट को रखा गया है। किसे रखा गया, टेलर स्विफ्ट को। हर्षवर्धन किस वंश से थे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर कर रहा है। क्या ही बोलूं मैं इन एग्जामिनर को, भाई साहब क्वेश्चन नहीं मिल रहा तो हमसे पूछो ना भाई, हमसे पूछो ना। हर्षवर्धन किस वंश के, पुष्यवृत्ति वंश के। मैं जानता हूं एग्जाम की प्रेशर कुछ अलग रहती है, अच्छा आता क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, लेकिन फिर भी, है ना, ये कॉमन है। हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर, दूसरी राजधानी कन्नौज, आने वाले शिफ्ट के लिए करके रखिएगा। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग भारत आया था। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किताब जो है हर्षवर्धन खुद ही लिखे थे, जबकि कादम्बरी और बाणभट्ट, माफ कीजिएगा, कादम्बरी और हर्षचरित, ये दोनों किताब का नाम है, जिनके लेखक कौन थे, बाणभट्ट थे। इसी प्रकार से एक प्रयाग प्रशस्ति आपका पूछा जाता है कि इनके लेखक कौन है, प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक जो हैं ये आपका कौन रहेगा, हरिसेन रहेगा। कौन रहेगा भाई, हरिसेन रहेगा। और ये हरिसेन जो है ये किनके दरबारी कवि है, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रक्षा मंत्रालय में एफडीआई इन्वेस्टमेंट की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, और मैंने अभी 4 से 5 दिन पहले ही इस बात पे गहन चिंता भी जताया था कि कोई भी रक्षा वाली चीज में आप 100% एफडीआई कर दे रहे हो, दिस इज नॉट गुड, है ना। तो अब जो भी है ये आपको 100% आंसर करना है। रक्षा की जो भी चीज है इन पे विदेशी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100 है, कि भाई कोई भी चीज जो है इसमें एक मतलब लोग जो है बाहर के 100% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। जहां पे मैं आपको औद्योगिक नीति बताया था, मुझे सब याद रहता है रे, 1948 में जब मैं प्रथम औद्योगिक नीति बताया था कि इसमें 4 कैडर में किया गया था। 1956 में बताया था कि उद्योग धंधा को 3 कैडर में बांटा गया था। तो यहाँ
जहां पर मैंने बताया था कि रेलवे और परमाणु से संबंधित जो कार्यक्रम है इनको स्थापित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हीं बातों में बात मैं ये भी बात आपको बताया था। याद रखोगे, फायदे में रहिएगा। ठीक है भैया, तो ये थे आज के एनालिसिस। इसके अलावा एगो बच्चा बोल रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा गया है। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का जो है उदाहरण देके शायद समीकरण के रूप में पूछा है कि इनमें से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है ना। लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया का डिफिनेशन तो आप सभी जानते हैं कि जो भाई अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा हो, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, इसको बाहर करते हैं और इसको ऐड करते हैं। और अवकरण में क्या होता है? जो है आपका यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, आप हमसे बढ़िया से जानते होंगे, ये 9th क्लास की चीज है। और दोनों अभिक्रिया जब एक साथ में किसी भी चेन में होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपको प्रेसिडेंट के साहब से पूछा गया है, प्रेसिडेंट है ना, कि भाई निम्न में से कौन से कथन प्रेसिडेंट के बारे में सही या गलत है। तो ये तो फिर कथन देख के ही पता करना पड़ेगा। फिलहाल मैं बता दूं, प्रेसिडेंट बनने के लिए आपकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। इंडिया में आप कितना टाइम भी प्रेसिडेंट चुने जा सकते हैं, लेकिन इत्तेफाक आज तक सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद साहब हैं जो 2 बार रहे हैं कार्यकाल में, बाद बाकी कोई भी 2 बार नहीं रह चुके हैं। प्रेसिडेंट जो है आप लाभ के पद पे न हो, किसी भी सदन के सदस्य न होते हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। ये सब हो जाएगा। इसके अलावा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। इनके अलावा प्रेसिडेंट साहब जो है आपके संसद के अभिन्न होते हैं, सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ये सब बात प्रेसिडेंट पे एग्जिस्ट करता है। 52 आर्टिकल प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, 72 उनके क्षमादान के बारे में बताता है, 61 उन पे महाभियोग के बारे में बताता है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। तो ये थे आज के एनालिसिस। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो है बताएं कि टुडे एग्जाम नाम का एक छोटू सा चैनल है जिसके कंटेंट पढ़ के तुम पास हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे। अगर कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आज लेट लग सकता है कंटेंट लेने में, तो आप स्क्रीनशॉट डालते जाएं पे करके, आपको मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा 4-5 मिनट। अब तो मैं फ्री हो गया वीडियो बनाने के बाद, तो देता हूँ। ठीक है भैया, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज सीजीएल का एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई। सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गया हूँ। और आप तो जानते ही हैं टुडे एग्जाम का एक्स्ट्रा फैक्ट किस कमाल की होती है ना। तो ये फैक्ट भी लेकर के आया हूँ साथ में, तो ध्यान दीजिएगा एक एक फैक्ट पे। पहले शिफ्ट में तो मैंने ये भी कहा था कि भाई चलो एक क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है ना। इस वाले शिफ्ट में तो गजब हो गवा रे भैया, गजब हो गवा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। सवेरे की एनालिसिस से 4 क्वेश्चन है। कितने भैया? 4 क्वेश्चन है। सबका साक्ष्य देता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, है ना। और सारे के सारे क्वेश्चन कहां से छप रहे हैं? तो ये टुडे एग्जाम का ई बुक, जिसका नाम क्या है भैया? पैरासीटामोल 500। जैसे बुखार फट से उतरता है ना, जीके का बुखार उतारने के लिए मैंने इसे बनाया है। और इसी आपको लॉन्ग टाइम फायदा देगा, है ना भैया, देते रहेगा फायदा। तो जिन भाई बंधु को चाहिए, ये मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। और आज चाहिए तभी फोन करने का, आज तहकीकात नहीं, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है कि जवाब देने में 10 मिनट भी लग जाए, 5 मिनट भी लग जाए। बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है आज, और अकेले वीडियो बनाना, क्वेश्चन भी लिखना और ये हैंडल भी करना तो बहुत भारी पड़ रहा है ना। तो लेना हो तो ले लीजिएगा, नहीं तो अगर बात विचार करना है तो फिर हम बाद में कभी मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम के बाद, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, टेबल टेनिस खेल में गेंद का वजन कितना होता है सर? 2 ग्राम, 2.5 से 2.7, है ना, 2.5 से 2.79 तक हो सकती है। तो ये आपका जो है टेबल टेनिस गेंद का वजन है। अब आते हैं टेबल टेनिस के कुछ और विशेषता आने वाले शिफ्ट के लिए। सतह की लंबाई और चौड़ाई क्या होती है? 2.74 मीटर और चौड़ाई होता है 1.525 मीटर। किसकी? टेबल टेनिस की बात हो रही है सर। ग्राउंड से ऊंचाई कितनी रखी जाती है? 76 सेंटीमीटर रखी जाती है। इंडिया के ऐसे टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए सर जिसका विश्व रैंकिंग में अंडर 25 में स्थान आ गया, तो वो है मनिका बत्रा। उनका नाम क्या है भैया? मनिका बत्रा। मनिका बत्रा का जो है ना अंडर 25 में नाम आ गया है, और ये काफी सुंदर है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बताते हैं। इनके अलावा टेबल टेनिस में इस्तेमाल होने वाली नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 15.25 सेंटीमीटर होती है। पिंग पोंग बॉल का व्यास कितना होता है? 40 mm होता है। तो ये सब टेबल टेनिस से जुड़ी हुई बातें हैं सर। इनके अलावा लंबाई, जिसे टच लाइन भी कहते हैं, है ना,
90 से 120 मीटर हो गई। ये किसकी बात हो रही है? फीफा की बात हो रही है। ये जो है फीफा की बात हो रही है, यानी फुटबॉल की बात हो रही है कि फुटबॉल में लंबाई कितनी हो सकती है, तो 90 से 120 मीटर के बीच हो सकती है। एकदम जो है एक्यूरेट आप नहीं कह सकते हो, है ना, इसके बीच में कोई भी रह सकता है। चौड़ाई जिसे गोल लाइन भी कहते हैं, तो ये 45 से 90 मीटर के बीच में होता है। तो याद करने के लिए काफ़ी अच्छा है। लंबाई जहाँ से स्टार्ट होता है वो चौड़ाई का आखिरी पैमाना है, ठीक है। इनके अलावा फीफा में गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होती है? 24 फुट, है ना। गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होगी? 24 फुट। इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.32 मीटर होगी। वहीं पे फीफा में गोल पोस्ट की गहराई या ऊंचाई कितनी होती है? 2.44 मीटर। अगर इसे फुट में कन्वर्ट करेंगे तो हम 8 फुट होगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो गहराई और ऊंचाई होती है उसमें गोल पोस्ट के बीच की दूरी उसकी तिगुनी हो जाती है ना, 8×24, है ना भैया। इनके अलावा सीनियर फुटबॉल के लिए जो पैमाना है वो अलग है। सीनियर फुटबॉल में लंबाई 105 और चौड़ाई 68 मीटर रखा जाता है, और मेन वाले में अभी आपने देखा 90 से 120 मीटर और 45 से 90, ये है लंबाई और चौड़ाई का पैमाना, ठीक है भैया। फुटबॉल की शासी निकाय कौन सा है? फीफा है। मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख के अंदर है। अब आते हैं क्रिकेट की बात कर लेते हैं। पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 20.12 मीटर। चौड़ाई होती है 12 फीट या 3.66 मीटर। क्रिकेट में मैच में जो बॉल का वजन होता है 5.5 औंस या 155.9 ग्राम होता है, 156 नहीं होना चाहिए। इनके अलावा अधिक से माफ कीजिएगा 155.9 ग्राम से 163 ग्राम तक होती है, 164 नहीं होनी चाहिए। इनके अलावा स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है, ये VVI है, ये जनरली आपको मिलेगा नहीं। पंपिंग क्रीज की ऊंचाई 4 फुट होती है। इनके अलावा जो आपका क्रिकेट में बॉल की परिधि होती है 8.81 या 22.4 सेंटीमीटर से लेकर 22.9 सेंटीमीटर के बीच में बॉल की परिधि होती है, ठीक है भैया। क्रिकेट खेल में वनडे क्रिकेट में बॉलिंग रेट जो है ये कितना है? तो ये है आपका 14.28 मीटर। भैया जो पे कर रहे हैं उनको थोड़ा रुकना होगा क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाऊंगा। ये 14.8 मीटर होता है। टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग रेट 15 ओवर प्रति घंटा होता है ना। इसके अलावा साइलेंट कर देता हूँ, रुकिए। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। इनके अलावा एक बॉलर जो आपका एक दिवसीय क्रिकेट में 10 ओवर बॉलिंग करते हैं, T20 में 4 ओवर, और टेस्ट क्रिकेट में लिमिट नहीं है अभी। क्रिकेट खेल में कोई भी खिलाड़ी 10 प्रकार से आउट हो सकते हैं। तो ये थे हमारे पहले क्वेश्चन के एक्स्ट्रा फैक्ट। इसके अलावा जो अभी मैंने ई बुक की बात करा, ये है ना, ये क्या है भैया? ये इसका लुक है। ये इसका क्या नाम है? नौकरी दिलावन पुस्तक। क्या नाम है भाई? नौकरी दिलावन पुस्तक नाम है इसका, है ना, नौकरी दिलावन पुस्तक। ये ऐसा बूटी इसमें लिखा गया है कि सीधे एग्जाम में छपती है, जैसा कि मैं बताते आ रहा हूँ। जो मैं पढ़ाऊंगा हो ना, वो सिर्फ काम की ही बात करूंगा। जिस दिन लगे कि मेरा क्लास फालतू है उस दिन से देखना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय के लिए किसे चुना था? अगर ये पूछा है तो मलिक काफूर आंसर होगा, मलिक काफूर। अगर ये पूछा है कि अलाउद्दीन खिलजी की पहली विजय यात्रा कौन सी थी, तो देवगिरी विजय यात्रा 1296, अलग से पढ़ाया हूँ जी 30 सीरीज में, बुला दो जय महाकाल, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम विजय देवगिरी 1296 में। दक्षिण विजय के लिए मलिक काफूर उनका पर्सनल असिस्टेंट थे। जो कौन थे भैया? जो भी है। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी कहलाते थे। खुद को कह लेते थे कि मैं दूसरा सिकंदर हूं, मैं पूरा दुनिया को जीत लूंगा और अंत में क्या जाऊंगा? ढेला लेके। इनके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला तथा अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ये मैं बताया हूं कि अलाई दरवाजा कहां पे है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित जो कुतुब मीनार है उनके परिसर में, ये दिल्ली में स्थित है, दक्षिणी साइड में। कौन सा भैया? अलाई दरवाजा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के पास है ना। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिन तक कौन से वंश ने शासन किया? तुगलक वंश ने। कितने वंश ने शासन किया? 5 वंश ने, ठीक है। कौन कौन से? गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। कब से कब तक? 1206 से 1526 तक, है ना। पहला गुलाम, आखिरी आपका लोदी वंश। इसके अलावा जो आपका गुलाम वंश है उसे ममलूक और इलबारी वंश भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सिकंदर लोदी का ओरिजिनल नाम अगर आपसे पूछता है तो क्या नाम होता है? निजाम खान होता है। क्या होता है भैया? निजाम खान। यही सिकंदर लोदी है जिन्होंने क्या किया था? आगरा शहर को बसाया था, है ना, आगरा शहर को। ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा नवरोज, सिजदा और पैबोस, ये महोत्सव का प्रचलन किसने किया? गयासुद्दीन बलबन। बलबन कौन वंश के रहा होगा? तो ये गुलाम वंश के रहा होगा। इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति भी चलाया था ना, लौह एवं रक्त की नीति भी चलाया था बलबन। इसके अलावा जो आपका ये आगरा शहर है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कहाँ पर होता है? तो बताइएगा। आगरा में, उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव होता है। एक आपका काम्पील मेला पूछा जाता है, काम्पील मेला भी आपका उत्तर प्रदेश में ही होता है, बिमल नाथ के याद में, जो
जैन गुरु थे, तो उन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये सब क्रिटिकल बात कौन बताएगा? टुडे एग्जाम बताएगा। WPL 2023 में पहला मैच किस मैदान पे? ये सब मार दिए होंगे, DY पाटिल और आपका वानखेड़े, यही सब में हुआ था। आपका कहाँ पे है? ये मुंबई के अंदर है, नवी मुंबई में है, नेरुल में है। नेरुल वो जगह है, नई मुंबई में है। मैंने खुद DY पाटिल अस्पताल में अपनी पेट का इलाज कराया था। जैसे कि आपको पता होगा कि 1.5 साल पहले मैं 1 महीने के लिए गायब हो गया था चैनल से, तो और कुछ नहीं, मेरे पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं DY पाटिल जो मेडिकल कॉलेज है, रिसर्च सेंटर भी है, इनके अंदर इलाज कराया था, मतलब सोनोग्राफी वगैरह कराने गया था। तो वहीं पे DY पाटिल स्टेडियम भी है। WPL 2023 के विजेता मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल को हरा के। WPL 2024 के विजेता RCB है, राजस्थान रॉयल चैलेंज बेंगलुरु है। IPL 2024 का फाइनल मैच भी चेन्नई में हुआ था और पहला मैच भी चेन्नई में हुआ था, यानी आगाज और क्या बोलते हैं भाई, अंदाज। तो ये दोनों जो है कहाँ पे हुआ था? IPL 2024 वाले का चेन्नई में। IPL 24 के विजेता KKR हैं। उप विजेता कौन है? सनराइजर्स हैदराबाद है। पर्पल कैप आपका हर्षद पटेल के पास है और विराट कोहली के पास ऑरेंज कैप है। बात करेंगे कि भाई हर्षद पटेल के नाम से और कौन सा एक क्वेश्चन बनता है, तो हिंदुस्तानी में IPL के अंदर सबसे पहले कम मैच में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड जो है ये हर्षद पटेल के नाम पे है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा IPL की शुरुआत तो आप सभी को पता होगा। IPL से कुछ रिकॉर्ड बता देते हैं। IPL में सबसे तेज 6000 रन डेविड वार्नर। इसके अलावा IPL में सबसे अधिक चार शिखर धवन। IPL में सबसे ज़्यादा 6 क्रिस गेल। IPL में सबसे लंबी पारी 176 रन की क्रिस गेल। IPL सबसे अधिक बार MI और CSK, ये दोनों जो हैं सेम बार जीते हैं, और दूसरा स्थान पे मेरे ख्याल में KKR ही होगा, 3 बार जीते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। IPL का यूनिकॉर्न टीम CSK है, इन्हें भी ध्यान रखना है। IPL का जो आपका स्पॉन्सरशिप है ये वर्तमान में टाटा समूह के पास है, तो ये भी ध्यान रखना है। IPL में स्ट्रेटेजिक टाइम जो है ये 2.5 मिनट की होती है, इसे भी ध्यान रखना है। ये सब IPL के बारे में हो गया। इनके अलावा गोविंद जी नर्तनालय की स्थापना किसने किया था? बिपिन सिंह किया था। कौन किए थे भाई? बिपिन सिंह। राधा रेड्डी राजा रेड्डी कुचिपुड़ी के नृत्य के हैं, क्या स्थापना किए थे? नाट्य तरंगनी। क्या किए थे? नाट्य तरंगनी, 1976 दिल्ली के अंदर। मृणालिनी साराभाई दर्पण एकेडमी आर्ट्स अहमदाबाद के अंदर 1949 में जो है एस्टेब्लिश किए थे। इनके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति स्कूल डांस, ये जो है दिल्ली में है ना, ये जो है दिल्ली में है, और इनकी स्थापना यामिनी कृष्णमूर्ति ने ही किया था, तो इन्हें भी ध्यान आपको रखना है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन भुवनेश्वर में 1993 के अंदर किए थे। डॉक्टर कनक रेले नालंदा नृत्य अनुसंधान है ना, ये बम्बई के अंदर है, 1966 में किए थे। कथक नृत्य संस्थान साहित्य नाटक अकादमी से जुड़ी हुई संस्था है, 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये दिल्ली के अंदर है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है जिन्होंने 2012 में ओलंपिक पदक विजेता रहे हैं? देखिए, मैं ये क्वेश्चन जो है आपको जो CHSL का एग्जाम चल रहा था उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके व्यू भी 32,000 तक हो गए। उसमें मैंने ये भी बताया था कि अब तक जितने 35 मेडल मिले हैं ना हमें, उन सब का नाम भी देखना है और खेल भी देख लेना है। ठीक है, तो गगन नारंग जो है ये निशानेबाजी से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा साहब का नाम आपने सुना होगा, अभिनव बिंद्रा साहब का नाम, ये आपका निशानेबाजी से संबंधित है। इनके अलावा अभी मनु भाकर काफ़ी जो है लैमलाइट में आ गई। मनु भाकर पहला जो ओलंपिक पदक है भारत के लिए 2024 में मनु भाकर ने ही दिलाई थी कांस्य पदक, तो ये भी जो है निशानेबाजी से संबंधित है। नीरज चोपड़ा को अपन जानेंगे जेवलिन के लिए, अनुरानी को अपन जानेंगे जेवलिन के लिए, रानी रामपाल को अपन जानेंगे हॉकी के लिए, है ना, जोसना चनप्पा को अपन जानेंगे स्क्वैश के लिए, दीपिका पल्लिकल को अपन जानेंगे स्क्वैश के लिए, दीपिका पादुकोण को जानेंगे अपन पिक्चर बनाने के लिए, जो आपका प्रकाश पादुकोण को जानेंगे अपन बैडमिंटन के लिए, साइना नेहवाल को बैडमिंटन के लिए, PV सिंधु को बैडमिंटन के लिए, सानिया मिर्जा को टेनिस के लिए, लिएंडर पेस को टेनिस के लिए, है ना, ये सब जानेंगे हम भैया, है ना, तभी काम बनती है, ऐसे थोड़ी बनती है। इनके अलावा देखिए यहाँ पे जो है मेडल, जो हमारे ओलंपिक में मेडल आए हैं, जो कौन कौन जीते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बात करेंगे, साक्षी मलिक क्या है? रेसलर है। अभी इनका नाम भी आया है किसमें भैया? टाइम मैगजीन में। टाइम मैगजीन 2024 में 100% शक्तिशाली लोगों के लिस्ट में साक्षी मलिक का नाम है, आलिया भट्ट का, और आपका अजय सिंह बंगा का, और एक है सत्या नडेला का। 4 भारतीय मूल के आदमी का। योगेश्वर दत्त पहलवान है, सुशील कुमार पहलवान है, खसावा जादव जो सबसे पहले ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीते थे 1952 में, है ना, तो ये भी आपका क्या है? पहलवाने हैं। इनके अलावा चलते हैं आगे।
नीरज चोपड़ा तो अभी आपको पता ही होगा, है ना, एकदम अभी जो है रजत, एकमात्र जो रजत अपने को मिला कहाँ पे, ओलंपिक 24 में, तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया। इससे पहले गोल्ड दिलाए थे हमें। लवलीना बोरगोहेन सभी को पता है, महिला बॉक्सर है। मैरी कॉम बॉक्सर है ना। पीवी सिंधु तो अभी बता दिए, साइना नेहवाल सब जानते ही हैं। गगन नारंग यहाँ से पूछा गया था। अभिनव बिंद्रा बता ही दिया। राजवर्धन सिंह राठौड़ भी निशानेबाजी से ही है, जिन्होंने पहली बार रजत दिलाए थे 2004 में व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। मीराबाई चानू आप सभी जानते हैं, वेट लिफ्टर है। कर्नो मलेश्वरी भी वेट लिफ्टर है। ये दोनों के दोनों वेट लिफ्टर है। और लिएंडर पेस टेनिस के हैं। तो कहाँ बचा कोई ओलंपियन, है ना। चलते हैं आगे। जीएसटी से संबंधित कौन सी कमेटी है? पिछला एग्जाम में भी पूछा था, सीएचएसएल में भी पूछा था, यहाँ भी पूछा है। विजय केलकर बता दिया हूँ, एनालिसिस वाली पीडीएफ में देखिए, ठीक है। विजय केलकर जीएसटी से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक कौन सा आया था? 126, और जो 101वां के नाम से इसे जो है अमल में लाकर संशोधित करके जीएसटी को अमल में लाया गया था। जीएसटी आ जाने से किस प्रकार के टैक्स जो है, फुटकर टैक्स की जो है कमी हो गई? तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर का। बहुत सारे अप्रत्यक्ष कर को मिला के एकमात्र जीएसटी को लाया गया, ठीक है। तो जीएसटी भी किस प्रकार के टैक्स का उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। तो जीएसटी आपका इनडायरेक्ट में आएगा, ठीक है। इनके अलावा जीएसटी परिषद में 33 सदस्य होते हैं, जो 31 जो है ये तो राज्य या यूटी से आते हैं, जबकि 2 सदस्य आपका केंद्र सरकार से आते हैं। जीएसटी स्लैब 5 प्रकार के हैं, 0, 5, 12, 18, 28, इस प्रकार का इंडिया में स्लैब चलता है। इंडिया में जीएसटी सबसे पहले असम राज्य में लगा था, और वैसे ओवरऑल सबसे लास्ट में कहेंगे तो जम्मू कश्मीर में लगा था, ठीक है। इनके अलावा जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, बता दिए। जीएसटी परिषद 279 आर्टिकल को रिलेट करता है। वित्त मंत्री इनके अध्यक्ष होते हैं, लेकिन ये जो परिषद का गठन है ये प्रेसिडेंट साहब के द्वारा किया जाता है। इनके अलावा जीएसटी फ्रांस में पहली बार लगा था क्या? एक सेकेंड, भगवान, हाँ, जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में ही लगा था। और पंचवर्षीय योजना भी सबसे पहले रूस में आया था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना सबसे पहले रूस में आया था, माफ़ कीजिएगा, ना फ्रांस बोला जाता, अभी रुक गया, रूस में आया था स्टालिन के द्वारा। इनके अलावा अभी स्टालिन पूछा गया था, पहले शिफ्ट में तमिलनाडु का जो है मुख्यमंत्री है। लू गर्म हवा किस दिशा में चलती है? हवा जो है हमेशा एक तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये ऑलरेडी बहुत गर्म हवा होती है, तो ये आपका चलता है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। कैसे चलते हैं भैया? पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है, तो इसे आप पछिया हवा भी कह सकते हैं, पश्चिम दिशा से चलती है ना। इनके अलावा राजस्थान तथा आसपास के इलाके में गर्मी के दिन में भयंकर वाला जो गर्मी होता है उसे लू कहते हैं। गाँव घर में आपने देखा होगा, कच्ची कैरी को उबाल के, है ना, यानी आम के जो होते हैं ना, आम के छोटा आम, मतलब बिना पका हुआ आम, उसको जो है आप गर्म आग में पका के फिर पानी में मत के गुड़ के साथ मिला के पीते हैं, कहते हैं लू नहीं लगेगा, है ना। आप कच्चा प्याज खा लो, है ना। तो ये सब देखते होंगे। आम्र वर्षा जो है ये केरल या साउथ में होता है। ये क्या प्री मानसून बारिश है, जो आम के फसलों के लिए अच्छा होता है। कॉफी सावर भी उधर ही आता है साउथ इंडिया में, ये भी प्री मानसून बारिश है। शीतकाल में पंजाब और हरियाणा में आपका वर्षा होता है। इनका कारण क्या है भाई, है ना? इनका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, और ये पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से होती है। सुएज नहर का नाम सुने हैं, 168 किलोमीटर लंबाई वाला, वो लाल सागर और भूमध्य सागर को ही जोड़ने का काम करता है। इनके अलावा हरित क्रांति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, हरित क्रांति जो है, अब तो ऑप्शन है नहीं। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पे है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है इंडिया में, है ना। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले 1967 पंजाब में आई थी। हरित क्रांति दूसरी चरण 1975 से 80 मानी जाती है। हरित क्रांति सबसे अधिक गेहूं पे असर डाला था। HYV का पूर्ण रूप जो है हाई यील्डिंग वेराइटी होता है, जो हरित क्रांति में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है भाई। इनके अलावा हाँ, कहाँ थे हम लोग? अगला जो है आपका पूछा गया है कि दोआब जो है, दोआब में ऑप्शन में दिया गया था कि किन दो नदी के बीच का क्षेत्र है, तो गंगा जमुना के बीच का क्षेत्र सटीक आंसर होगा दोआब। नदियों के बीच के क्षेत्र को ही दोआब कहा जाता है, ठीक है। इनके अलावा पहाड़ों से बीच जो घिरे हुए होते हैं क्षेत्र, है ना, इसे दून कहा जाता है। जैसे इंडिया में सबसे बड़ा दून आपका देहरादून है, जो उत्तराखंड की राजधानी और आपका भारतीय वन सर्वेक्षण ONGC का मुख्यालय भी है। इनके अलावा हिमालय तथा पहाड़ियों पे, हिमालय के इतर कोई भी पहाड़ी हो सकता है, ऊंचाई वाला क्षेत्र पहाड़ों पे, जहाँ पे जो घास की नर्म परत पाई जाती है उसे बुग्याल कहा जाता है। इनके अलावा अभी आपने करेवा का नाम सुना होगा मेरे से। जम्मू कश्मीर में जो भुरभुरी आपका नरम प्रकार की मिट्टी, जहाँ केसर की उपलब्धता होने के लिए आदर्श स्थिति उत्पन्न होती है, उसे करेवा कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा आपको। नदियों के आधार पे हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मैंने बता दिया है। पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज, सतलज से काली कुमायूं, कुमायूं से तिस्ता आपका हो जाएगा
नेपाल, और तीसरा से देहांग आपका हो जाएगा लास्ट वाला असम हिमालय। वैसे विस्तारिता के आधार पे भी 4 भागों में है, ट्रांस हिमालय, परा हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। अच्छा, ट्रांस हिमालय और परा हिमालय एक ही होता है, माफ कीजिएगा। इनके अलावा ये जो शिवालिक है ये हिमालय की सबसे नवीनतम पार्ट और सबसे सौदर्न पार्ट है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। हिमालय नवीन बलित पर्वत न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है और इनके सर्वोच्च पिक को हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो 88-50 मीटर हाइट की है। इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इनका निर्माण हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 360 का संबंध किससे भैया? वित्तीय आपात से है। लल्लू सा क्वेश्चन, फ्री का नंबर दे दो, है ना। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, है ना। अनुच्छेद आपका 356 राष्ट्रपति शासन। इनके अलावा अनुच्छेद 368 आपका संवैधानिक संशोधन कहाँ से? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 112 क्या है? बजट जिसे आप कहते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी बजट शब्द का मेंशन नहीं है, वहाँ इसके जगह पे का क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 110 क्या है? धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक है या नहीं, या अंतिम फैसला कौन लेता है? स्पीकर लेता है ना। लोकसभा के अध्यक्ष को ये स्पीकर कहते हैं। अनुच्छेद 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है, जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है। अगर किसी को मृत्यु दंड भी मिला है, अगर राष्ट्रपति को दया आ गया तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं, है ना। राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार है 161, लेकिन राज्यपाल पूर्ण रूप से क्षमा नहीं करते हैं ना, क्षमा को मतलब सजा को कम करवा सकते हैं, है ना, लेकिन राष्ट्रपति के जितना पावर इनमें इतना नहीं है। इनके अलावा अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 148 कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोक लेखा समिति के संवेदना की जांच करती है ना। लोक लेखा समिति में प्रतिवेदनाओं की जांच कौन करती है? तो आप कहेंगे भैया यही लोक जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना। तो इनकी नियुक्ति 148 से और 76 से महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी जो है इंडिया के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, जो वर्तमान में कौन है आप लोगों से कमेंट करना डिमांड करते हैं। इनके अलावा जो आपका राज्य स्तर पे सबसे बड़े होते हैं ना इस प्रकार का, उसे महाधिवक्ता कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं, और इनकी नियुक्ति राज्यपाल यानी गवर्नर करते हैं और केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है भाई। और प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब ये नहीं सरस्वती पूजा की प्रसाद खा लीजिए, नहीं, जब तक मन मिल रहा है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी मीठी, है ना, वैसे ही जब तक मन मिल रहा है तब तक रहेंगे। इनके अलावा 149 आर्टिकल भी आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें जो है कैग की पावर और शक्तियों का विवरण, जो भी उनके मतलब हथकंडे हैं, जो भी वो कर सकते हैं, इन शक्तियों की जो है उपबंध किया गया 149 में, यानी कैग से संबंधित है। इनके अलावा भारत के पहले हाईकोर्ट कौन सी थी? कोलकाता। इसको मैं कैसे बताया हूँ? आज सवेरे शिफ्ट में बताया हूँ और 1000 बार पहले बताया हूँ, और ये भी बताया हूँ कि भाई 1862 में ही 3 जगह यानी कोलकाता, बॉम्बे उस समय और फिर मद्रास उस समय, इन तीनों जगह आपका हुआ हाई कोर्ट का गठन। तो मैंने इसमें एग्जाम्पल कैसा दिया, अब भी याद दिलाता हूँ, अब भी टिक करके देता हूँ। कैसे? मैंने बताया था कि भाई 2 जुड़वा भाई अगर राम और श्याम एक ही साथ पैदा हुआ तो ये एकदम फिक्स होगा कि एट अ टाइम या तो राम पैदा हुआ होगा या तो श्याम पैदा होगा। इन दोनों को जुड़वा भाई जरूर है, लेकिन इन दोनों में भी कोई बड़ा या कोई छोटा जरूर है, ठीक है भाई। तो उसी प्रकार से 1862 में ही तीनों हुआ, लेकिन सबसे पहले हुआ कोलकाता। समझ में आया? इस प्रकार से याद रखना है। इनके अलावा देखिए इन्हीं चीज़ों को ना आप कलकत्ता, बम्बई, मद्रास को जो पहले गवर्नर जनरल वायसराय होता था, इनसे रिलेट कर सकते हैं। प्राचीन काल में जब अंग्रेज शासन करने लगे तो कोलकाता ही सबसे शक्तिशाली नगर हुआ करता था इंडिया का। तो कोलकाता का वायसराय मतलब सबसे पावरफुल, मतलब कोलकाता को जो देखते थे गवर्नर, और इनके अधीन ये मद्रास और बम्बई के गवर्नर रहते थे, समझे। इसीलिए कोलकाता में ही पहले ना होगा। आप देख लीजिए सर्वोच्च न्यायालय पहले कोलकाता में ही खुला 1774 में, है ना। इस प्रकार से तो कोलकाता में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उस समय रहते थे। जितने भी आप देखेंगे बंगाली में एक से एक लोग हुए जो काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर हुए। राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इनके अलावा सबसे अधिक जज वाला हाई कोर्ट वर्तमान में कौन है भैया? इलाहाबाद हाई कोर्ट, प्रयागराज हाई कोर्ट। अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन जो है अपना कार्य क्षेत्र रखते हैं, और लक्षद्वीप का जो अधिकार क्षेत्र है ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार जहाँ पश्चिमी तट के दूर बंगाल की खाड़ी में है, वहीं जो लक्षद्वीप है वो आपका अरब सागर में स्थित है। विद्युत प्रवाह की प्रवाह दर कैसे होती है? जो विद्युत का फ्लो होती है उनका जो है दिशा कैसा होता है, ऐसा पूछा गया है। तो
ऋणात्मक से धनात्मक हमेशा चलता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, है ना। इनके अलावा हवा हमेशा कैसे चलता है भैया, उच्च दाब से निम्न दाब के तरफ चलते हैं। क्या, हवा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। आप ही कोई चीज को पुश करोगे तो जिधर से करोगे उसके अपोजिट साइड में जाएगा कि नहीं, जिधर करना चाहते हो उधर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसे ही आप समझिए, जहां खाली रहेगा उसी को भरने के लिए ना हवा जाएगा जी। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा चला करती है। डायोड हमेशा एक दिशा में जो है आपका क्या बनाती है, मतलब सप्लाई को पास करने देती है एक दिशा में। अल्टरनेटिव करंट यानी एसी धारा जो है इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, इधर भी चलती है, यानी ये जिगजैग मोशन में चलती है, ठीक है। लेकिन जो आपका डायरेक्ट करंट है, डीसी पावर, जिसमें पोलरिटी का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना, कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। वो निगेटिव होता है, वो पॉजिटिव होता है। जैसे बैटरी का जो आपका उत्पाद होगा वो कैसा होता है, डीसी होता है। और जो घरेलू सर्किट चलता है वो कैसा होता है, एसी होता है। घरेलू से एसी खतरनाक कि डीसी खतरनाक, तो कहेंगे खतरनाक तो दोनों, लेकिन एसी झटका देता है ना। इनके अलावा एसी महंगा कि डीसी महंगा, तो कहेंगे डीसी महंगा। प्योर डीसी सप्लाई बहुत महंगे कॉस्टली होता है ना। इनके अलावा घर में आप देखे होंगे इन्वर्टर लगा रहता है, बिजली गई पंखा गुर गुर चल रहा है। कैसे भैया, इन्वर्टर से। इन्वर्टर में क्या था, इन्वर्टर क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बैटरी दिया है डीसी, कन्वर्ट कर दिया एसी, घरेलू सप्लाई चल रहा है एसी में, है ना। चलिए इतना समझा दिए। इनके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका परिपथ में है ना, परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस का प्रयोग करते हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हो, गैल्वेनोमीटर का, है ना। परिपथ में डायरेक्ट लगा देते हैं। वैसे विद्युत धारा को हम अमीटर से मापते भी हैं, अमीटर से, है ना। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ए से डिनोट करते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के पहले विजेता आज भी चर्च करा था। लता मंगेशकर पुरस्कार से दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और एक आपका जो है सीधा सीधा लता मंगेशकर पुरस्कार। तो लता मंगेशकर पुरस्कार जो है दो स्टेट देते हैं, महाराष्ट्र और आपका जो है मध्य प्रदेश। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उनके चैरिटी के द्वारा दिया जाता है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार न्यू वर्जन की है, 2022 में स्टार्ट हुई। 22 में मिला मोदी साहब को, 23 में मिला आशा भोसले मैडम को और 24 में मिला अमिताभ बच्चन को, अभी घोषणा हुआ है। अभी मैंने बात करा लता मंगेशकर पुरस्कार जो महाराष्ट्र सरकार का है वो 2023 के लिए सुरेश वाडकर को दिया जाएगा। इनके अलावा लता मंगेशकर 2001 में भारत रत्न की विजेता रही थी बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ। तानसेन सम्मान 2023 पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। अभिनंदन सरोजा पुरस्कार 2021 अपर्णा सतीशन को दिया गया है। 2024 के लिए 5 ग्रैमी अवार्ड के विजेता हैं, जो हम इससे पहले वाले शिफ्ट में आपको सेल्वा विनायक राम था, शंकर महादेवन था, जाकिर हुसैन थे, राकेश चौरसिया थे। 132 लोगों को पद्म अवार्ड मिला है। कैसे डिवाइड करेंगे, 5, 17, 110, है ना। 5 को विभूषण, 17 को भूषण और आपका जो है 110 को पद्मश्री। हाँ, तो हम कहाँ थे, है ना। देखिए एनालिसिस के लिए बच्चे बोल रहे हैं कब कराओगे कब कराओगे। अरे मैं ऐसे थोड़ी आ जाऊंगा, सब कुछ लेके आऊँगा ना, तब तो फायदा होगा। आंसर तो आप कहीं मिला लोगे, है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला कार्मिक की संख्या कितने दिन पर है, लाओ हथौड़ी मेरा सर फोड़ दो, ये 25.6%, ठीक है। 11 में जनगणना कितने चरणों में, 2 चरणों में हुए थे। अब इस प्रकार के कुछ एक आंकड़ा है जो आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना में महिला 48%, पुरुष 52%। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है क्या, कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है साहब। कैसे, क्योंकि लिंगानुपात 943 है। और लिंगानुपात कैसे डिसाइड करते हैं आप, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या। तो महिला की संख्या कम है तभी तो 943 हो गई ना, नहीं तो 1000 रहता ना साहब। तो इसमें कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, इसीलिए 48% महिला 52% पुरुष, 943 लिंगानुपात। लेकिन बाल लिंगानुपात कहेगा साहब तो 919 आंसर करना है ना। साक्षरता दर ओवरऑल था 74.04%, है ना। इनको 82.14 पुरुष का और 65.46 महिला का। 2011 में जनसंख्या को कुल 39.8% श्रम भागीदार के हिस्सा थे, मतलब कार्य क्षेत्र में लगे हुए थे। सिडबी की स्थापना कब होती है, एक दिन बताया जी, आबिद हुसैन समिति, ये 1990 में। सिडबी की स्थापना 1990 में आबिद हुसैन समिति के अनुसार हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इनका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो है लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर है, ये तो ध्यान रखना ही है। साथ ही साथ इनकी समिति कौन से काम किए थे, आबिद हुसैन। मुद्रा योजना जानते हैं ना, जिसकी 20 लाख जो है मैक्सिमम अपर लिमिट हो गया है, तो इनसे एफिलिएटेड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पे हुआ था। यह कृषि सेक्टर की सर्वोच्च संस्था है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था, राष्ट्रीय 1949 में हुआ। शक्तिकांत दास इनके मेन गवर्नर है, 25वें नंबर के, जिनको गवर्नर ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुआ था और 1921 में इससे पहले 3 बैंक को मिला के किया गया था, बैंक ऑफ कोलकाता, मद्रास और बैंक ऑफ बम्बई को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में उपबंध आर्टिकल 125, इससे पहले सवेरे वाली शिफ्ट में हमने बता दिया। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा 124, रिकॉर्ड अभिन्यालय 129 है ना। सुप्रीम कोर्ट में जज 125, सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम जज 34, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950, इंडिया में पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 कोलकाता में। इनके अलावा पहला जस्टिस हीरालाल कानिया साहब, वर्तमान जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, DY चंद्रचूड़ से पहले UU ललित साहब 49वां, है ना। तो ये सभी ध्यान रखेंगे, है ना। मैं तब से पढ़ रहा हूँ, जनरल कंपटीशन सेक्टर में हूँ, जब कपाड़िया साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फिर दत्तू साहब आए, फिर सदाशिवम साहब आए, फिर आपका दीपक मिश्रा साहब आए, फिर गोगोई साहब आए, फिर UU ललित साहब आए, फिर DY चंद्रचूड़ साहब आए। तो भैया मैं पक गया हूँ अब, है ना। चलते हैं आगे। इनके अलावा अच्छा इनकी ये भी समझ लेना, रिट जारी करते हैं, है ना। रिट 32 से जारी करते हैं SC और HC जारी करते हैं 226 से जारी करते हैं HC। दोनों बात आपको ध्यान रखियो है ना। सूर्य देवता की पूजा किस पूजा में होता है? भैया सूर्य देवता वाली पूजा कोई एक त्योहार नहीं है कि खाली छठ पूजा में होती है। और मैं एक साथ बताया हूँ कि भाई छठ पूजा, पोंगल, मकर संक्रांति, ये सब में सूर्य देवता की पूजा हो सकती है ना। ये सब में सूर्य देवता की पूजा होती है। लेकिन अगर स्पेसिफिक आपसे पूछे कि भैया सूर्य देवता, उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य की पूजा किस त्योहार में, तो छठ पूजा में होती है। ये घर का है, घर में हम इन्हें जीते हैं, हमारा आस्था का बहुत बड़ा ये है, वो बिहारी लोगों का, है ना। मैं भी बिहार का हूं। तो भैया ये जो है छठ पूजा हमारे लिए सब कुछ है, जय छठी मैया। तो ये जो है भैया इसमें सांझ के समय तो होता ही है सूर्य देवता की पूजा, सवेरे भी होती है, उगते हुए सूर्य का और डूबते हुए सूर्य का। तो एक अलग हो जाता है कि अगर ऐसा पूछ रहे हैं तो छठ आंसर होगा। मजे की बात है कि छठ पूजा, पोंगल, ये दोनों 4 दिन के लिए ही होता है। मेदराम जात्रा त्योहार, ये भी जो मेला है 4 दिन के लिए होता है, ये भी 4 दिन के लिए ही होता है मेदराम वाला, इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। अगर आपसे और त्योहार का देवी पूछता है, बोनालू बथुकम्मा बचा हुआ है, ध्यान रखेंगे। बोनालू है ना, बोनालू जो है ये आपका काली को, और बथुकम्मा जो है जिसे आप फूलों का त्योहार भी कहते हैं, तो ये आपका किससे है? बथुकम्मा हो जाएगा देवी गौरी को, है ना। इसके अलावा घूमर नृत्य में देवी गौरी की पूजा होती है। गौरी ऑप्शन में नहीं है तो सरस्वती की पूजा होगी। अगर दो गौरी और सरस्वती दोनों ऑप्शन में है तो सरस्वती को आंसर लगाना है, क्योंकि भील समुदाय की महिला पहले सरस्वती की पूजा के लिए जो है स्थापित किए थे, घूमर नृत्य को शुरू किए थे, गोल चक्कर में महिलाओं के द्वारा राजस्थान में की जाती है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, IUPA की नाम एक आपका जो है पूछा है। अब मुझे इनका बारे में आइडिया नहीं कि कौन सा पूछा है, तो मैं ये बताने में असमर्थ हूँ। एक क्वेश्चन जो है विज्ञान से और भी पूछा है, बच्चा ने थोड़ा सा ही लिखा है, एक ही वर्ड लिखा है। अरे ऐसा कैसा याद रहना यार, है ना। चलिए ठीक है, तो इतना जो है मिल गए क्वेश्चन, और मिलेंगे हम ऐड कर देंगे। अब देखिए थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस जो है कल सवेरे ही पोस्ट कर पाऊंगा जैसा मुझे लग रहा है ना। और जिस दिन मैं एनालिसिस नहीं करा पाऊंगा तो इकट्ठे करा दूंगा। जरूरी नहीं कि मैं हर शिफ्ट जो है, जैसे कल हो सकता है कि कल अगर इमरजेंसी मेरी ड्यूटी लग जाती है तो दिन में नहीं करा पाऊंगा, है ना। तो मैं दोपहर तक करा पाऊंगा, है ना। चलिए जैसे जो रहेगा करा देंगे। एनालिसिस वाली PDF के लिए जो है आपको व्हाट्सअप मैसेज नहीं करना। अगर आप मेरा पेड कंटेंट नहीं लेना चाहते हैं मत लीजिए। हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि लिमिट बच्चा ही ले जो पढ़ के सीधे साहब बने हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पेड कंटेंट नहीं चाहिए, खाली एनालिसिस वाला चाहिए, तो ये ऑलवेज फ्री होता है। मेरा एनालिसिस की कंटेंट की कोई चार्ज नहीं होती है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगा रात को 11-12 बजे तक, ठीक है। और जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं वो तो महानुभाव हैं, उनको तो देना ही पड़ेगा भैया। जय हिंद, जय भारत। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा कोई भी कंटेंट ले सकते हैं। अगर अब भी लगता है कि कंटेंट में है दम और बन जाएंगे साहब हम। चलिए, जय श्री राम।